हाँ कल कर दिया था, लेकिन एक बार और कर देते हैं, चलो। सो वी आर टेकिंग क्वेश्चन TYU3 अगेन। विथ सम डिफरेंट अप्रोच। 20 मिलियन की सेल्स है प्रीवियस ईयर में, 4 मिलियन के रिसीवेबल हैं। अगर आपके 4 मिलियन के रिसीवेबल है, 20 मिलियन की सेल है, तो आप एवरेज कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल पीरियड निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? रिसीवेबल अपॉन सेल्स इंटू 365। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। यानी 73 डेज की सेल्स आपकी, पीरियड है 73 डेज का। ये पैसे, अब अगर ये 4 मिलियन ब्लॉक रहता है तो आपको इस 4 मिलियन पर 73 डेज की 5 बार साइकिल घूमती है। 73 डेज, 73 डेज, 73 डेज, यानी 4 मिलियन आपका पूरे साल भर ब्लॉक रहता है, पहले दिन से 365 दिन। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की रेट 12% है तो 4 मिलियन का 12% आप जब निकालोगे, दैट कम्स टू 480,000। 480,000 या 48,000? सर 480 आएगा। 480,000, ठीक है। अब हमने कहा कि हम 2% डिस्काउंट देंगे, लेकिन 2% डिस्काउंट देने के लिए कस्टमर सिर्फ 40% ही राजी है कि हमको नहीं लेना, बाकी बाकी लोग कह रहे हैं हम तो भैया 73 दिन की उधारी में खुश है, हम तो, हमें डिस्काउंट डिस्काउंट हम तो पैसा 73 डेज में ही देंगे। तो हमने कहा अब जो हमारी 20 मिलियन की सेल है, उसमें से जो 60% वाले हैं वो तो ऑफर अवेल कर ही नहीं रहे, और जो 40% वाले हैं वो ऑफर अवेल कर रहे हैं। तो 20 मिलियन के दो टुकड़े कर दिए, 12 मिलियन और 8 मिलियन, 60% और 40%। 12 मिलियन वालों का तो 73 डेज का पैसा फंसेगा, लेकिन जो 8 मिलियन वाले हैं वो 2% डिस्काउंट के लालच में पैसा 10 दिन में ही दे देंगे, तो आपका तो 10 दिन का ही पैसा फंसेगा। तो अब आप ये देखोगे कि अब आपका रिसीवेबल में कितना पैसा फंसा हुआ है। 12 मिलियन सेल डिवाइडेड बाय 365 इंटू 73 डेज, 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10 डेज। तो टोटल पैसा आपका जो फंसा हुआ है अब, वो कितना है? 2619178। पहले कितना था? 480। अरे वाह, ये पैसा फंसा हुआ है। क्या है? इस पैसे पे ब्याज लगेगा। कितना लगेगा? 12%। सो दिस इंटू 12%। हाँ बोलो। अरे आपका ब्याज कितना फंसेगा? कितना ब्याज लगेगा? 314301। पहले कितना था? 480000। अरे वाह, आपने सेविंग कर ली। क्या कर ली? ब्याज बचा लिया, फंडिंग की कॉस्ट बचा ली। लेकिन उसको बचाने के लिए आपको डिस्काउंट भी तो देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 2%। अच्छा, 2% डिस्काउंट किसका देना पड़ा होगा? 8 मिलियन का। वो आपकी कॉस्ट है। आप कर रहे हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ, 2% डिस्काउंट देने से आपको बेनिफिट कितना हुआ? आपको बेनिफिट हुआ 480 माइनस दिस। बोलो हाँ। कॉस्ट कितनी लगी आपको? कॉस्ट माने डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया आपने? 8 मिलियन का 2
सीधा सेल पे देना पड़ेगा ना डिस्काउंट तो। कितना हो गया 1, बेनिफिट कितना है 16,569 9 कर दूं अप्रोक्स। हाँ भरो तो करूं। ये लो जी। और कॉस्ट कितनी है तो आपको, ये डिलीट, मेरे पास बहुत तरीके रहते हैं। जब आपने दोबारा पूछ लिया तो फिर आसान तरीके बताना पड़ेगा, घुमा के क्यों बताऊं। ये आसान तरीका। सचिन भी खुश, हैप्पी। कल नहीं हो रहा था खुश। अब बेनिफिट ज्यादा है या कॉस्ट ज्यादा है? बेनिफिट ज्यादा है तो क्या करोगे? हाँ, डिस्काउंट दोगे। उस डिस्काउंट को देने से आपकी बचत कितनी होगी? ये क्या हुआ? गड़बड़ हो गया सर, आपने आपने शुरू किया था ना तो मैंने लगा था। अरे चार। अरे कोई बात नहीं यार, ये ले 480। किताब का तरीका भी देख लेना और हमारा भी देख लेना, मजा आएगा। 999। आंसर कितना आ गया? 5699। अरे भैया आपको सेविंग हो जाएगी इतनी। कितने की? 5 6। आपको 2% का डिस्काउंट का डिसीजन लेना चाहिए। आ गया समझ में? TYU3 समझ में आ गया? कंट्रोल S। अब आ रहे हैं एक और बढ़िया टॉपिक पर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, घबराने की जरूरत नहीं। कल के लेक्चर से इसका रिलेशन नहीं है। जिन्होंने अटेंड नहीं करा है कल का लेक्चर, वो मेरी रिकॉर्डिंग देख लें पहले। आज मैंने ग्रुप पे डाली हुई है, एक बार और उसको मैं रीसेंड कर दूंगा। अकाउंट्स रिसीवेबल, इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग। बच्चों ये क्या चीज है समझो। जब आप उधार में माल बेचते हो, उधार में माल बेचते हो, आपका पैसा फंसता है। मान लो आपका 73 डेज का क्रेडिट पीरियड है, तो 73 डेज का पैसा हमेशा ब्लॉक रहेगा, हमेशा, जब तक आप बिजनेस करोगे। अब आप चाहते हो कि आपके पास पैसा जल्दी आ जाए, तो एक चीज तो अपन ने कल पढ़ ली थी, क्या? डिस्काउंट दे दो। किनको? कस्टमर्स को। क्या दे दो? कि भैया डिस्काउंट ले ले यार, और पैसा जल्दी दे दे। आज हम दो चीजें पढ़ने जा रहे हैं। एक होती है इनवॉइस डिस्काउंटिंग, और एक होती है फैक्टरिंग। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट कुछ सिमिलर भी है इसमें। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या होता है मानो, मैंने जैसे ही सेल करी, मुझे मालूम है पैसा 73 दिन बाद आएगा, कस्टमर को मैं 73 डेज तक टच नहीं कर रहा। कस्टमर 73 डेज में पैसा देगा, लेकिन मैं मेरे बैंकर के पास गया और उसको कहा कि देख भाई, ये पैसा 73 डेज बाद आने वाला है, ये पैसा तू मुझे आज दे दे। क्या ऐसी कोई फैसिलिटी बैंकर देते हैं क्या? हाँ देते हैं ना। आपने 11th क्लास में एक बिल रिसीवेबल करके एक टॉपिक पढ़ा होगा। नो डाउट बैंकर उसके बदले में आपसे सिक्योरिटी वगैरह रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? बट आपको पैसा दे देते हैं। इसका एक फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा ये है, पैसा फटाफट आ जाएगा। नुकसान ये है, ब्याज लगेगा।
वो अपना चार्जेस लेगा। कौन? बैंकर। पैसा एडवांस दे रहा है। लेकिन कस्टमर को ये पता नहीं रहेगा कि आप उसको माल बेचकर उसका पैसा किसी और से ले चुके हो। हाँ, जब वो कस्टमर पैसे देगा तो आप बैंकर को दे दोगे। किसको दे दोगे? क्या आप समझ गए मेरी बात? बट आपको तो लिक्विडिटी का इशू खत्म हो गया ना। तो बेनिफिट क्या है? ब्याज बचेगा। हाँ या ना? कॉस्ट क्या है? ब्याज लगेगा। हाँ या ना? और बचने वाला ब्याज हमेशा कम होता है, लगने वाला हमेशा ज्यादा होता है। ध्यान रखना। सही बात है कि नहीं? बैंक में जब आप पैसा जमा कराते हो तो वो आपको जो इंटरेस्ट देता है, और बैंक से जब आप पैसा लेते हो वो आपसे इंटरेस्ट लेता है, उसमें फर्क तो होता ही है ना। तो जब आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग कराओगे, क्या कराओगे? तो रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम जरूर होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? लेकिन जितना कम इन्वेस्टमेंट होगा उस कम के ऊपर क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। क्योंकि आपने क्या करवाई है? डिस्काउंटिंग करवाई है। ठीक। दूसरा होता है फैक्टरिंग। दूसरा होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या है? फैक्टरिंग में और इनवॉइस डिस्काउंटिंग में फर्क समझ लेना। फैक्ट इनवॉइस डिस्काउंटिंग में पैसा भी हमको एक अलग करके लाना है, डिपार्टमेंट भी हमारे पास ही रहेगा। यानी हमें सारी टेंशनें रहेंगी। बस एक चीज है, क्या? पैसा जल्दी आ जाएगा, जितना जल्दी आप चाहते हो। इमीडिएट भी आ सकता है, 10 दिन बाद भी। जब आपको डिस्काउंट कराना है करा लो जाकर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? फैक्टरिंग में क्या है? फैक्टरिंग में आप एक एजेंसी को पकड़ते हो। किसको? उसका काम ही क्या है? पैसे कलेक्ट करना। आप तो जैसे ही माल बेचो उधार में, वो इनवॉइस उस फैक्टर के पास पहुंचा दो। अब फैक्टर जाके कस्टमर से पैसे कलेक्ट करके लाएगा। फैक्टर जाके अपने आपके पैसे कलेक्ट करेगा। तो आपके पास बचत क्या हो गई? आपको वो कलेक्शन डिपार्टमेंट नहीं रखना पड़ेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप फैक्टर को बोल दोगे, देख भाई 73 डेज की उधारी है, तेरे को 73 डेज के अंदर पैसा कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करके लाके मुझे। उससे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन फैक्टर करने पर कस्टमर को पता होगा। क्या पता होगा? कि भैया आपने किसी को अपॉइंट करा है। आप बैंक से लोन लो, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक वाले आप नहीं करते, आपको फोन करते हैं, हम एक्सिस बैंक के बिहाफ पर बोल रहे हैं। कभी सुनना? बैंक कहाँ टेंशन लेता फिरेगा। बैंक क्या करता है? बाहर की एजेंसी को फॉल दे देता है कि तुम हमारी इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करते रहो। अब वो एजेंसी एक्सिस बैंक के लिए भी काम कर रही है, आईसीआईसी के लिए भी काम कर रही है, तो उसको सस्ता पड़ता है। एक्सिस बैंक खुद का डिपार्टमेंट लगा के बैठेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। तो उसका क्या करता है? फैक्टरिंग कर देता है। तो ऐसा बड़ी कंपनियां भी करती हैं, अपने रिसीवेबल किसको दे देती हैं? बाहर की एजेंसी को। बट वो एजेंसी क्या चार्ज करती है? कमीशन। उस कमीशन के बदले आपका कमीशन खर्चा होता है, लेकिन आपकी बचत भी होती है। क्या बचत हो जाती है? रुकना, रुक तो जाए, एक एक करके समझाने दे। तो पहली चीज, फैक्टरिंग में क्या लगेगा? कमीशन, खर्चा लगेगा। दूसरा, फैक्टरिंग में क्या होगा? आपकी बचत होगी। एक खर्चा लगेगा तो एक बचत भी होगी। किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट की। आपको वो डिपार्टमेंट, दो चीज हो गई। तीसरी चीज,
अब आप उस फैक्टर को बोलोगे कि जितने रिसीवेबल हम दे रहे हैं उसका कुछ पैसा तो तुरंत हमको दे दे या कुछ दिन बाद दे दे। हमारा रिसीवेबल का पीरियड 73 डेज है। हमने उसको बोला कि तू पैसा 73 डेज में कलेक्ट कर, या जो भी पीरियड डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन तू हमें पैसा आज दे दे। सारा दे दे या कुछ दे दे, 80% दे दे, 70% दे दे, तो वो आपको एडवांस पैसा दे देता है फैक्टर। क्या दे देता है? इधर माल बिका उधर पैसा आ गया। तो मजेदार बात सुनो, इधर माल बिका उधर 70% पैसा आ गया, तो आपका तो रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, हाँ। उसका ब्याज बचेगा, तीसरी चीज। लेकिन उसने जो आपको एडवांस दिया है वो उस एडवांस का आपसे क्या लेगा? ब्याज, चौथी चीज। हाँ या ना? चीजें गिनते जाओ। उसने जो आपको एडवांस दिया है उस एडवांस पर वो ब्याज लेगा। मान लो आपके रिसीवल का पीरियड 73 डेज है, उसने आपको आज जो पैसा दिया है वो बोलेगा ये पैसा आपके पास तो 73 डेज में आता, मैं आपको आज दे रहा हूं, तो वो आपसे कितना, जो पैसा आपको दिया उस पर 73 डेज का ब्याज देगा। हाँ, 73 डेज बाद जब वो आएगा आपके पास तो क्या करेगा? अपना कमीशन काटेगा, जो एडवांस आपको दे रखा था वो काटेगा, उस एडवांस का ब्याज काटेगा। हाँ या ना? और बचा हुआ पैसा आपको दे देगा। एफआर याद आया कि नहीं आया? आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं भाई। अब वो एक फैसिलिटी और देता है, विथ रिकोर्स, विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स क्या होती है? जब 73 डेज बीतेंगे और पैसा नहीं आएगा कुछ लोगों का, तो कंपनी को बोलेगा ये रिसीवल आप वापस ले जाओ और आप ही कलेक्ट कर लेना, इसका पैसा हमसे कलेक्ट नहीं हुआ। ऐसे केस में कमीशन की रेट कम होती है, फैक्टरिंग कमीशन कम होता है। विदाउट रिकोर्स, क्या चीज? विदाउट रिकोर्स में पैसा अगर डूब गया तो उसकी रिस्क किसकी होगी? फैक्टर की। यानी हमारे को तो पूरा पैसा देता है, बट वो कमीशन ज्यादा चार्ज करता है। तो आपको अभी फैक्टरिंग समझ में आ गया, आपको अभी इनवॉइस डिस्काउंटिंग समझ में आ गया। अब इन दोनों को अपन पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल भी करेंगे। इनवॉइस डिस्काउंटिंग एंड फैक्टरिंग आर बोथ वेज ऑफ स्पीडिंग अप द रिसिप्ट ऑफ फंड फ्रॉम, मतलब दोनों ही आपके स्पीडिंग अप द रिसीप्ट, क्या बोला मैंने? स्पीडिंग, पैसा जल्दी कलेक्ट करने का तरीका है। इनवॉइस डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज अ raising finance against the security of without using the sales ledger administration services of a, बस इतना सा फर्क है। ये सेल्स लेजर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज ऑफ अ फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टरिंग के अंदर आप जैसे ही माल बेचते हो उस कस्टमर का लेजर फैक्टर के पास चला जाता है। किसके पास? अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा मैनेजमेंट, सारा हिसाब किताब उसको रखना है और पीरियोडिकली आपको वो हिसाब का ब्यौरा दे देना है। बट इनवॉइस डिस्काउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, फैक्टरिंग में ऐसा होता है। While specialized invoice discounting firm exist, this is a service also provided by a फैक्टरिंग कंपनी भी ये सर्विस दे सकती है, बस पैसा ले लो एडवांस और काम खत्म करो, बाकी तुम ही करते रहो सब कुछ। कर सकती है ना? हाँ।
Selected invoices are used as security against which the company may borrow fund. मैंने बता ही दिया आपको, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? वो पैसे किस बात के देंगे? Like a house being used as security for a mortgage. This is a temporary source of, as the receivable invoices are only repayable when the debt is, और जिस दिन पैसा आ जाता है आप वापस पैसा दे देते हैं। जो की एडवांटेज है किसका? इनवॉइस डिस्काउंटिंग का, इज दैट इट इज अ एंड द कस्टमर नीड नॉट नो अबाउट इट। कस्टमर को पता नहीं लगने पड़ता है। तो आप इस बात को इंश्योर कर लेना कि आपको पता हो कि फैक्टरिंग में और इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या फर्क है। समझ में आ गई बात? फैक्टरिंग में एक चीज एक्स्ट्रा होगी, क्या? कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बचेगा। क्या बचेगा? जो इनवॉइस डिस्काउंटिंग में नहीं होगा। दूसरा, फैक्टरिंग में विद रिकोर्स या विदाउट रिकोर्स हो सकता है, इनवॉइस डिस्काउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये आ गया भैया, कंपनी सेल गुड टू द कस्टमर पेबल इन। तो कंपनी ने कस्टमर को बेचा, कंपनी को कितना पैसा कितने दिन में आएगा? 30 दिन में। लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग में क्या? कंपनी बोरो अप टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेब्ट, यानी जितने रिसीवेबल उसका 80% बोरो कर लिया उसने। ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग होगी। पूरा भी कर सकती है और पोर्शन भी कर सकती है। ऐसा करने पर उसका रिसीवेबल में 80% इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन ऐसा करने पे उसका वो जो 80% पैसा एडवांस मिला उसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा। चलें, इसके अगेंस्ट में आपको सिक्योरिटी रखनी जरूरी है। क्या रखनी जरूरी है? अच्छा, फैक्टरिंग में हो सकता है रखनी पड़े, हो सकता है नहीं रखनी पड़े, जनरली नहीं रखनी पड़ती। किसमें? फैक्टरिंग में। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में रखनी पड़ती है। मैथड वर्क्स एज फॉलोज। बिजनेस क्या करता है? इनवॉइस भेजता है। बिजनेस सेंड आउट इनवॉइसेस, स्टेटमेंट एंड रिमाइंडर इन द नॉर्मल वे एंड कलेक्ट द डेब्ट विथ कॉन्फिडेंशियल इनवॉइस डिस्काउंटिंग। its customers are unaware that the business is using, उसको थोड़ा ना पता है। The invoice discounter provider provides cash to the business for a proportion of the value of the invoice as soon as it receive a copy of the invoice and agree to discount it. The discounter may exclude invoice from customer determined to be poor, वो तो हटा देता है। जनरली वो क्या करता है? 70-80% पैसा दे देता है। कितना दे देता है? It will then advance cash up to 80% of face value the remaining outstanding invoice. तो पहले से छटनी कर देता है कि भैया इसमें से इतना पैसा डूब जाएगा, बचा हुआ उसका 80-70% जो भी है वो दे देता है। अच्छा, उसको कैसे डूब जाएगा? पास्ट प्रैक्टिस देखकर। क्या देखकर? पास्ट लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे कि 100 का 80% दे रहा है या 95 का 80% दे रहा है। आपने 100 रुपए की सेल करी तो हो सकता है वो ग्रॉस सेल का क्या दे दे? 80% पैसा दे दे आपको। या वो क्या बोले 5% डूबेगा तो मैं नेट का 80% दूंगा, तो 95 का 80% देगा। दो में से एक बात होगी। When the business eventually collect the payment from its customer, जब कस्टमर से बिजनेस को इवेंचुअली पैसा आएगा, डेब्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द लोन एडवांस। एक्चुअल में लोन एडवांस ही तो है। एक बात बताएं, ऐसा करने पे क्या होता है मालूम? जब आप करते हो
तो रिसीवेबल तो आपकी करंट एसेट में दिखते रहते हैं, और जो एडवांस आपने उठा लिया है वो आपकी करंट लायबिलिटी में दिखता है। जबकि फैक्टरिंग में क्या होगा, रिसीवेबल ही कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या समझ गए आप लोग? Effectively meaning that the business pays back what was advanced from the invoice discount. So जो invoice discounting है can help a business that is trying to improve its cash flow को improve करने के लिए help करती, but does not want a factor to administer its sales ledger and collect its debt. It is therefore equivalent to financing service provided by a, तो वो तो है ही भाई, आप फैक्ट्री से भी तो एडवांस लेते हो। बोले वो तो है ही। हाँ, फैक्टरिंग करने पर एक चीज का फायदा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बचेगी लेकिन कमीशन लगेगा। दो चीजें नहीं पैदा हो जाएंगी। और तीसरी चीज और हो सकती है, वो फैक्टर बैड डेब्ट एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिपेंड करेगा विथ रिकोर्स है या विदाउट रिकोर्स। लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस फॉर दिस सर्विस आर अराउंड 0.5 से 1% ऑफ अ क्लाइंट का रेवेन्यू, यानी सेल का। इट इज मोर रिस्की देन, फैक्टरिंग से रिस्की, सिंस द क्लाइंट रिटेन कंट्रोल ओवर इट्स। क्लाइंट कौन? मैंने क्या कर लिया, मैंने डिस्काउंटिंग करा ली। अब क्रेडिट पीरियड बढ़ाना घटाना सब मेरे हाथ में, हाँ या ना? सेल बढ़ाने के लिए मैंने पीरियड घटा बढ़ा दिया, ये मेरे हाथ में। फैक्टरिंग में ऐसा नहीं होता। Consequently, such facilities are usually confined to established company with, तो जनरली ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में सही चलता है जहां पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो और इस्टेब्लिश्ड कंपनियां हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, इस्टेब्लिश्ड बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल है, वहीं पर ये चलता है काम। आप जाओ, आपको कोई नहीं देगा। फाइनेंस कॉस्ट आर यूजुअली इन द रेंज ऑफ 3 to 4% अबव बेस रेट के ऊपर 3 से 4% का ब्याज और लग जाता है। 3 से, लेकिन जो बड़ी कंपनियां है ना, जो क्रेडिट इंश्योरेंस भी करवा देती है। मालूम क्रेडिट इंश्योरेंस क्या होता है? आप जब कोई माल बेचते हो तो आप अपने रिसीवेबल का भी इंश्योरेंस करवा लेते हो। किसका? कि डूब गए तो, हाँ। तो बड़ी कंपनियां जिनके पास क्रेडिट इंश्योरेंस होता है ना, वो 3 या 4% से भी कम पे बार्गेन कर लेती हैं, और एक्चुअल में मार्केट में रेट क्या चल रही है? 1%, 1.5%। बड़ी कंपनियां 1-1.5% पे दे देती हैं। बेस रेट के ऊपर 1% ले लो भैया, खत्म बात। ठीक। तो फैक्टरिंग में इनवॉइस डिस्काउंटर विल चेक द सेल लेजर ऑफ द क्लाइंट रेगुलरली, हाँ, perhaps every 3 months, to check that its debt collection procedures are adequate. फैक्टरिंग क्या चीज है? आउटसोर्सिंग ऑफ क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट टू अ थर्ड पार्टी। खर्चा बच गया। The debts of the company are effectively sold to a factor normally owned by a bank. The factor takes on the responsibility of collecting the debt for a fee. The company can choose some or all of the following three services offered by सारी या उसमें से कुछ। क्या? पहली, डेब्ट कलेक्शन एंड, अच्छा वो सब मांग, ये तीनों सर्विसेज या इन तीनों में से कुछ भी मांग सकती है वो। सिर्फ फाइनेंसिंग भी ले सकती है, डेब्ट कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी ले सकती है, और क्रेडिट इंश्योरेंस भी। इंश्योरेंस भी तू करवा, डूबना वूबना भी तेरी जिम्मेदारी, हाँ या ना? और पैसा भी एडवांस दे।
ये तीनों सर्विस हो गई, खूब जोरदार कमीशन मिलता है। डेब्ट कलेक्शन एंड रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब क्या होता है? कंपनी बियर्स द कॉस्ट ऑफ, बता ही दिया मैंने, इसका मतलब फैक्टर नहीं लेता। अच्छा, नॉन रिकोर्स क्या होता है? द फैक्टर बियर द कॉस्ट ऑफ, यानी डूबने पर उसका जिम्मेदारी, हमको तो पूरा पैसा आता है, तो कमीशन की रेट ज्यादा होती है। तो डेब्ट कलेक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो चीजें हैं, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकॉर्ड। उसके हिसाब से कमीशन की रेट होती है। इसके अलावा फाइनेंसिंग भी, अगर आप एडवांस उठा रहे हो तो, और इसके अलावा क्रेडिट इंश्योरेंस भी, अगर फैक्टर इंश्योरेंस करवा रहा है तो अब आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन सी फैसिलिटी उसे लेना चाह रहे हैं। अगर नहीं लोगे क्रेडिट इंश्योरेंस, हो सकता है आप खुद करवा रहे हो, हाँ या ना? एडवांस नहीं उठा रहे हो तो फाइनेंसिंग की कॉस्ट नहीं लगेगी, बट उठाते उठाते हो। तो जनरली फैक्टरिंग कहाँ पर अच्छा रहता है? स्मॉलर फॉर्म्स में या फास्ट ग्रोइंग फॉर्म्स। बड़ी फर्म्स, लार्ज फर्म्स फैक्टर्स नहीं रखती। क्यों नहीं रखती फैक्टर? खुद का डिपार्टमेंट होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी। बड़ा लेवल स्केल है ना, तो बड़े स्केल पर वो फैक्टर नहीं रखेगी। जहां स्केल छोटा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर को दो ज्यादा बढ़िया है, फैक्टर को दे दो ज्यादा बढ़िया है। तो स्मॉलर फर्म और फास्ट ग्रोइंग फर्म के अंदर ये ज्यादा चलन चलता है। आपको इस बात की श्योरिटी रखनी पड़ेगी, मेक श्योर यू कैन डिस्कस द various services offered and remember that non-recourse factoring is more expensive as the factor bear the cost of any irrecoverable debt. An exam question can, for example, test student knowledge that non-recourse factoring, the cost of any bad debt previously borne by the company would reduce to zero with the factor in place. सही बात है ना? आपका बैड डेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, अगर आपने फैक्टर लिख लिया विथ रिकोर्स वाला, सॉरी विदाउट रिकोर्स वाला, हाँ या ना? तो बैड डेट जो पहले होते थे वो अब नहीं होंगे अगर फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स है। हैप्पी? पहला, डेब्ट कलेक्शन एंड, क्या मतलब हुआ? फैक्टर टेक्स द होल ऑफ द कंपनी सेल्स लेजर, इशूइंग इनवॉइस एंड कलेक्टिंग, मतलब इनवॉइस भी वही इशू करेगा, लेजर भी वही मेंटेन करेगा, डेब्ट भी वही कलेक्ट करेगा। फाइनेंसिंग प्रोविजन, in addition to the above, the factor will advance up to 80% of the value of a debt to the company, the remainder minus finance cost being paid when the debts are, the factor become a source of finance costs are usually 1.5 to 3% above bank base rate and charged on a daily basis. और तीसरी और आखिरी क्या? क्रेडिट इंश्योरेंस, तीनों बात पड़ी थी। The factor agreed to insure the irrecoverable debt of the client. The factor would then determine to whom the company was able to offer credit. अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी ने क्रेडिट इंश्योरेंस करवा रखा है तो कंपनी विदाउट रिकोर्स क्यों करवाएगी? विथ रिकोर्स ही कराएगी ना। अच्छा, कंपनी ने अगर विथ रिकोर्स कर, सॉरी, अगर कंपनी ने क्रेडिट इंश्योरेंस नहीं करवाया तो वो विदाउट रिकोर्स करेगी, क्या करेगी? जिससे उसका पैसा डूबे नहीं। तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ते वक्त। Some company realize that although it is necessary to extend trade credit to customer for competitive reason, they need payment earlier than agreed in order to assist their own cash flow. सही बात है ना भैया? इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है 60 दिन की, तो देना पड़ेगा। लेकिन आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग करके अपने आप को, वो 60 दिन तो देने पड़ेंगे, लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग से पैसा पहले आ जाएगा आपके पास, पैसा फैक्टरिंग से पैसा पहले आ जाएगा, लेकिन उसकी कुछ कॉस्ट होगी। क्या होगी? तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। फैक्टरिंग इज प्राइमरीली डिजाइन टू अलाउ कंपनी टू एक्सिलरेट
प्रोवाइडिंग Finance अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल, इससे आपका कैश फ्लो और आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। फैक्टरिंग कैन बी अरेंज आइदर अ विदाउट रिकोर्स बेसिस और विथ रिकोर्स, पढ़ ही लिया है पूरा। When factoring is without recourse or non-recourse, the factor provides protection for the client against the factor has or recourse to the client if a customer default. When a customer or the client fail to pay a debt, the factor bear the loss and the client receive the money from the debt. When the service is with recourse, the client must bear the loss from any irrecoverable debt and so has to reimburse the factor for any money it has already received for the debt. अगर आ गई है तो वापस देगा पैसा। Credit protection is provided only when the service is non-recourse and this is obviously more costly. Advantages: saving in, reduction in, particularly useful for small and fast growing business where the credit control department may not be able to keep pace with volume. Disadvantage ज्यादा है, क्या क्या है? Likely to be costlier than an efficiently run internal credit control department. Factoring has a bad reputation associated with failing company using a factor may suggest your company has money worries. सही बात है ना? बोले इसलिए फैक्टरिंग कर रहे हैं, बोले पैसे की चिंता है इसलिए। कस्टमर मे नॉट विश टू डील विद अ फैक्टर, कस्टमर कहता है भैया हम तो तुमको जानते हैं कंपनी को, हम किसको नहीं जानते, फैक्टर। Once you start factoring, it is difficult to revert easily to an internal credit control system. The company may give up the opportunity to decide to whom the credit may be given, right? हाँ या ना, तो कंपनी के पास वो डिसीजन पावर नहीं रही। सर ये रिकोर्स के साथ क्रेडिट प्रोटेक्शन की फैसिलिटी मिलती है क्या? हाँ जी, सर अगर हम विथ रिकोर्स लेते हैं तो फिर उसमें क्रेडिट प्रोटेक्शन वाली हम खुद फैसिलिटी कराएंगे फिर क्रेडिट प्रोटेक्शन, और नहीं करवाएंगे तो हमारा बैड डेट होता रहेगा। क्योंकि सर यहाँ पे एक लाइन लिखी है क्रेडिट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन सर्विस इज नॉन रिकोर्स। तो हम क्रेडिट प्रोटेक्शन कर लेंगे ना, वही तो हम कह रहे हैं। अब सुनो, अगर हमने नॉन रिकोर्स करा तो वो बंदा क्या करेगा, हमसे कमीशन ज्यादा चार्ज करेगा, तो वो खुद क्या कर लेगा, क्रेडिट प्रोटेक्शन कर लेगा। वो नहीं कराएगा तो हम बोल देंगे हम क्रेडिट प्रोटेक्शन करवा के दे रहे हैं, हम क्रेडिट प्रोटेक्शन तू डूबे वूबे सब तू वसूल कर लेना, बाद में तेरे को इंश्योरेंस का पैसा आ जाएगा। आगे बात समझ में शायद। हाँ सर। चलो बेनिफिट्स। A business improve its because the factor provide finance for up to 80% or more of debt within 4 hours of the invoice being issued. A bank providing an overdraft facility secured against a company unpaid invoice will normally only lend up to 50% of the invoice. वो 50% ही देती है, जबकि फैक्टर कितना दे देता है। समझ गए? उसका कारण क्या है? बैंक बोलती है तुम्हारा कलेक्शन करना है, तुमको करना है, फैक्टर तो बोलता है मेरे को अलग करना है। उसको मालूम है कि भैया क्या सारे पैसे लेके आने, हाँ या ना? A factor saves the company. A factor saves the company the Administrative cost of keeping the sales ledger up to date and the cost of ये पैसा बच जाएगा फैक्टरिंग पे। A business can use the factor credit control system to assess the credit worthiness of both new and जो नए कस्टमर हैं और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनको वो क्या कर सकता है, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस असेस कर सकता है। अगर वो किसको यूज करेगा, फैक्टर्स का क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम यूज करेगा। नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस अगेंस्ट, खत्म। बेनिफिट समझ में आई गए? अब क्या है, पहली क्या है, ऑल्दो फैक्टर प्रोवाइड companies are sometimes worry about using them. A possible problem with factoring is that intervention of factor between the factor client and the
debtor company would endanger trading relationship and damage good. Customer might prefer to deal with the business, not a फैक्टर को तो पैसे से मतलब है, लैंग्वेज का यूज नहीं करा उसने ढंग से, कस्टमर चला जाएगा ना भाई. With a non-recourse factoring service use, the client loses control over decisions about granting credit to its. अब नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग के अंदर तो क्लाइंट को क्या होगा, कस्टमर को क्रेडिट का जो देना है वो डिसीजन उसके हाथ में रहेंगे ही नहीं, हाँ या ना. For this reason, some clients prefer to retain the risk of irrecoverable debt and opt for with a. With recourse. इसलिए वो कहती है भैया कोई बात नहीं, हम विथ रिकोर्स ले लेते हैं, डूबेगा तो हम पहन कर लेंगे, तू मत कर. और फिर वो खुद का क्या कर लेती है, उसको इंश्योरेंस करवा लेती है, बच गई वो तो. With this type of service, the client and the factor decide whether extreme action should be taken against a non-payer. Last factor पढ़ा था अपन ने. On the top of this, when supplier and customer of the client find out that the client is using a factor to collect debt, it may arouse fear that the company is beset by cash flow problem, raising fear about its viability. If so, its supplier may impose more stringent payment term, thus negating the benefit provided by the factor. समझ गए? बोले जैसे सप्लायर को पता लगता है कि वो तो फैक्ट्री यूज करे तो सप्लायर डर जाते हैं कि यार कंपनी क्या जा रही है, हाँ या ना, डूब सकती है कंपनी, हमारा पैसा डूब सकता है, तो थोड़ी टफ टर्म रख सकती है वो. Using a factor can create problem with customer who may resent being chased by payment by a third party and may question its supplier financial stability. पता ये क्या खत्म हुआ, अकाउंट रिसीवेबल क्या खत्म हुआ, अब चालू क्या हो रहा है, मतलब मैनेजिंग ट्रेड क्रेडिट. Trade credit is the simplest and again it is a balancing act between पेबल का बैलेंसिंग एक्ट, जैसे रिसीवेबल का था, जैसे वर्किंग कैपिटल का था, जैसे इन्वेंट्री का था, वैसे किसका है, पेबल का. लिक्विडिटी क्या, अच्छा आपको लिक्विडिटी कब आएगी, जब आप पेमेंट डिले करोगे, पेमेंट इसमें जल्दी लेना रहता है, इसमें डिले. हाँ या ना, delaying payment to supplier to obtain a free source of finance. बट इसमें भी लफड़ा होता है, सप्लायर जब माल बेचता है तो वो कहता है 30 दिन बाद ब्याज लगाऊंगा अगर पैसा नहीं दिया तो. 30 दिन बाद अगर पैसा नहीं मिला, उस केस में अपन अगर 30 दिन में पैसा नहीं दे पाए तो अपने को ब्याज देना पड़ता है 30 दिन बाद, और ब्याज देना पड़ता है तो अगली बार अपन उससे माल नहीं खरीदेंगे. क्यों, अपन तो वो सप्लायर ढूंढेंगे जो ज्यादा से ज्यादा उधारी का समय दे दे और ब्याज ना दे. अच्छा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट कैसे होता है, ज्यादा लंबे समय तक डिले करने से, ठीक, डिलेइंग टू लॉन्ग में कॉज डिफिकल्टी फॉर द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म. कारण क्या होगा, सेल कम हो जाएगी, वो सप्लाई हुआ से सप्लायर सप्लाई नहीं देगा, अपन सेल नहीं करेंगे. अपन सेल नहीं कर पाएंगे, माल नहीं बना पाएंगे, हाँ या ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा. बाय डिलेइंग पेमेंट टू सप्लायर कंपनी फेस Possible problems. सप्लायर में, Refuse to supply in future. सप्लायर में ओनली, Supply on the cash basis. देयर में बी अ, Loss of reputation. सप्लायर में इंक्रीज, Prices future or withhold discounts. समझ गए. हाँ. ट्रेड क्रेडिट इज नॉर्मली सीन एज अ, Free source of finance. whilst this is normally true, it may be that the supplier offer a, Discount for payment. वही जैसे हम देते हैं वो भी तुमको देता है. हाँ. In this case, delaying payment is No longer free. since the cost will be the, अरे वाह, बात समझे आप, बात समझे.
अगर वो आपको क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है जल्दी पैसे देने के, हाँ और आप वो डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से कॉस्ट है ना। हाँ एक तरह से क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बिल्कुल लॉस डिस्काउंट. इट कैन बी डन यूजिंग द same technique we saw under, accounts receivable. although note that the calculations are now from the, Customer's perspective rather than the supplier one. पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से थी, हमारे. अब किसके, यानी जो भी हम बात करते हैं वो मतलब कस्टम, वो समझिए हम उसके कस्टमर हैं. अब हम customer हैं. हाँ या ना. और जब हम माल बेचते हैं तो सामने वाले हमारे कस्टमर होते हैं. A calculation of whether to accept an early settlement discount offered by a supplier, by a Supplier. अब वो आपको अगर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहा है तो आपको ये देखना है कि डिस्काउंट लेने से आपको कितना फायदा हो रहा है, वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. अच्छा, कॉस्ट क्या है, पैसा जल्दी देना पड़ेगा, पैसा तो ब्याज, ब्याज ज्यादा लगेगा. कारण क्या है, आपने पैसा जल्दी दे दिया, जल्दी दिया. तो बात समझिए, जल्दी देने के लिए आपने वो पैसे रिलीज करे, फास्ट रिलीज. जहां 30 दिन में रिलीज करने थे आपने 10 दिन में रिलीज कर दिए, 20 दिन का तो 20 दिन का आपको तो ब्याज भुगतना पड़ेगा ना. हाँ. हाँ या ना, क्योंकि पैसा आप जल्दी दे रहे हो, चुका रहे हो. चलिए जी, बट उसके बदले आपको फायदा भी होगा, क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा. Discount. The cost of the discount in term of increased working capital fund cost. Earlier payment lead to a lower payable balance and a larger working capital balance than now required extra annual percentage cost of which will be, for instance, an overdraft charges. The benefit of the discount in that less cash is paid to the supplier. Annual benefit as a percentage of, अरे वो कल फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, एनुअलाइज रेट का, किसका याद है, 1 + डिस्काउंट डिवाइडेड बाय लेफ्ट अमाउंट. हाँ या ना, ब्रैकेट क्लोज, पावर नंबर ऑफ पीरियड्स माइनस, फिर मैंने बताया था ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कंपाउंडिंग से बन रहा है, क्योंकि एनुअलाइज रेट निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं, जबकि डिस्काउंट आप 2% मिल रहा है, वो कोई एनुअल थोड़ा ना है, वो तो इनवॉइस पर है. किस पर है, पैसा अगर जल्दी दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा. आप उसको एनुअलाइज रेट पे निकालो, किस पे निकालो, तो कंपाउंडिंग होगी. बताऊंगा अभी वापस एक बार. ये रहा, वही फॉर्मूला है, बट अब यहां पर क्या है, एनुअल बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट. वहां क्या थी, एनुअलाइज रेट ऑफ डिस्काउंट, वो कॉस्ट थी. यहाँ क्या है, बेनिफिट. 1 + अपॉन पावर माइनस नंबर ऑफ पीरियड, का मतलब या तो डेज में या वीक में या मंथ में, डिवाइड किसका लगेगा, अगर 365 है तो नंबर ऑफ डेज अर्लियर द मनी इज रिसीव्ड. सुनो भाई, पहले पैसा 73 डेज में मिलता था, अब 10 डेज में मिल रहा है, तो कितने दिन जल्दी मिल रहा है, 63 डेज. तो आप 365 में किसका डिवाइड लगाओगे, 63 का लगाओगे, उससे आपको नंबर ऑफ पीरियड्स मिलेंगे, जिससे कंपाउंडिंग आएगी. क्या आएगी, वो जो पावर लग रही है ना, वो कंपाउंडिंग की तो हो रही है. ठीक है जी, लाइए. जरा ये इलिस्ट्रेशन पढ़िए आप लोग.
स्क्रीन तो शेयर हो रखी है ना? हाँ, चलो, एट द बिगिनिंग ऑफ अगस्त, एट द Guntur company sells goods for a total value of 300,000 to regular customer. ठीक है, but decide that it require payment earlier than agreed 30-day credit period for this invoices. हाल फिलहाल कितने दिन का पीरियड दे रखा है? 30 दिन की उधारी दे रखी है, साल भर में 300,000 की सेल है। कस्टमर एग्री करते हैं, सॉरी, डिस्काउंटर एग्री करता है टू फाइनेंस कितना? अगस्त के बिगिनिंग में आपने बेच दिया है माल, कितने का? 300,000। तो आपका 300,000 पूरा माल बेचा है अगस्त के बिगिनिंग में। डिस्काउंटर के पास आप गए, बोले भैया अगस्त हमने बेचा है, इसका 80% हमको दे दे। वो हमसे इंटरेस्ट कितना ले रहा है? 9%। पर ईयर। तो हमको तो 1 महीने का ब्याज लगेगा, कितने का? 240,000 इंटू 9% इंटू 1/12। क्यों भाई, मैं ऐसा ही है ना? कितना आया? 1800। इनवॉइस वर ड्यू फॉर पेमेंट इन अर्ली सितंबर, ऑब्वियसली 30 डेज है, तो वो अगस्त में बेचा है तो सितंबर 1 को पैसा आएगा। बट वर सब्सिक्वेंटली सेटल्ड इन, हमने तो 30 दिन का एग्रीड पीरियड था, लेकिन पैसा तो आया कितने दिन में? ओ हो, तो हमको तो 1.5 महीने का ब्याज लग जाएगा। कितने महीने का ब्याज लगेगा? क्यों? क्योंकि 45 डेज बाद पैसा आएगा। तब देंगे ना पैसा उसको फिर। अरे 2700 रुपए आएंगे यार, क्या लगा रहा है? 1800 अगर 30 दिन के हैं, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत है क्या? 1800 अगर इंटरेस्ट है कितने दिन का? महीने का, तो 1.5 महीने कितना हो जाएगा? 2700। द इनवॉइस डिस्काउंटर सर्विस चार्जेस इज 1% ऑफ, लो साहब, जो इनवॉइस वैल्यू है उसका 1% वो क्या कर रहा है? सर्विस चार्ज भी ले रहा है। A special account is set up with a bank into which सारे पेमेंट हो जाएंगे। आगे देखें क्या कहता है, समझा रहा है। सीक्वेंस ऑफ कैश फ्लो, अगस्त में आपके पास कितना कैश आ गया? मिड सितंबर में कस्टमर ने कितना पे कर दिया? 300,000। जो इनवॉइस डिस्काउंटर है उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 300। हाँ या ना? सर्विस फी वो कितने पे लेगा? 300 का 1%। फाइनेंस कॉस्ट कितने दिन की लेगा? 45 डेज की। अपन ने महीने की जगह डेज में निकालोगे तो फर्क आएगा, महीने में निकालोगे तो 2700 आएगा, और डेज में निकालोगे तो 2663 आएगा। क्या आप समझ गए? 45, और डेज में ही निकालना, किसमें निकालना? ये चार्जेस लग गए, समझ गए? अच्छा, गुंटूर को बचा हुआ पैसा, भाई 300,000 में से 240 तो अगस्त में मिल गया था। अब 60,000 में से कितना पैसा कटेगा? 3,000 कटेगा, 2663 कटेगा, दो कट जाएंगे और बचा हुआ पैसा मिल जाएगा। बोलो हाँ। तो समरी अगर हम करें तो टोटल रिसिप्ट गुंटूर को कितनी हुई? 294,337। अरे 240 तो अगस्त के फर्स्ट वीक में, अगस्त फर्स्ट में, और 54,337 45 दिन बाद। कितने दिन बाद? 45 डेज बाद। और इस 45 दिन का खर्चा कितना लगा उसको? 5663। हाँ या ना? इनवॉइस डिस्काउंटिंग समझ में आ गया ना? इजी लगा ना? इजी लगा? फैक्टरिंग,
मजा आएगा। TYU 4 पढ़ते हैं जी। एडन कंपनी इज अ मीडियम साइज कंपनी producing a range of engineering products which it sells to wholesale distributors. Recently, its sales have begun to rise rapidly due to economic recovery. मीडियम साइज कंपनी है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचती है, सेल्स तेजी से बढ़ रही है। अब आपको मालूम है जब सेल्स तेजी से बढ़ती है तो लिक्विडिटी का इश्यू आना चालू होते हैं, हाँ या ना? ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रेवेन्यू ग्रोथ में। तो वो कैश फ्लो बढ़ाना चाह रही है। उसकी सेल्स कितनी है? 16 मिलियन पर ईयर। और एवरेज रिसीवेबल्स कितने हैं? एक बात बताऊं, 3.3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 365 करके देखो कितना आ रहा है। 3.3 डिवाइडेड बाय 16 मिलियन इंटू 365 लगभग 75.28 डेज। वो देखो ब्रैकेट में दे रखा है, रिप्रेजेंटिंग अबाउट 75 डेज ऑफ सेल्स। अब उसके पास 75 दिन तक पैसा फंसा रहेगा। उससे एक उपाय है, वन वे ऑफ स्पीडिंग अप कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल इज टू यूज अ फैक्टर। आपको कॉस्ट और बेनिफिट्स निकालने हैं और आपको सिनेरियो दे दिए। सिनेरियो कितने दिए? 2। बिल्कुल 2 सिनेरियो दिए हैं। पहला सिनेरियो क्या है? फैक्टर विल ऑपरेट ऑन अ, मतलब विथ रिकोर्स है। क्या है? Factor will operate on a service only basis, administrating and collecting payment from Eden's company customer. This is expected to generate administrative saving of, चलो भाई इस केस में क्या होगा? एक केस में 100,000 की तो सेविंग हो जाएगी। बेनिफिट, फैक्टर हैज अंडरटेकन टू पे आउटस्टैंडिंग डेब्ट आफ्टर 45 डेज। अरे वाह! जहां पहले 75 दिन में पैसा आता था, वहां पैसा अब कितने दिन में आएगा? 45 सॉरी भाई, मैं विथ रिकोर्स वाली बात बोल रहा था, ऐसा नहीं है। उसने साफ बोल दिया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कस्टमर हैव एक्चुअली पेड और नॉट। यानी ये क्या है? विदाउट रिकोर्स है। क्या है ये? ठीक। पैसा अच्छा मैं समझ गया। विथ ये ऑपरेट ऑन अ सर्विस ओनली बेसिस के अंदर ये राधा को टेंशन हो रही है। राधा, सर्विस ओनली बेसिस का मतलब ये है कि वो एडवांस कुछ नहीं दे रहा है। पहले ऑप्शन में क्या हो रहा है? वो कह रहा है मैं आपको सर्विस दूंगा, सारा मैं मैनेज करूंगा, लेकिन पैसा 45 दिन बाद मिलेगा। इससे हमको एक फायदा होगा, 100,000 की कॉस्ट बचेगी। दूसरा फायदा होगा, जहां पहले पैसा 75 दिन में आता था, अब पैसा 45 दिन में आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 2 फायदे समझ में आ गए? बोलो पहला फायदा क्या? 45 डेज में आएगा 75 डेज में जो पैसा फंसा रहता था, अब वो 45 दिन ही फंसा रहेगा। तो ब्याज की बचत होगी, 30 दिन के पैसे की ब्याज की बचत हो जाएगी रिसीवेबल की, और साथ के साथ 100,000 सेविंग हो जाएगी। तीसरी बात, कोई बैड डेब्ट नहीं होगा। अगर पहले कोई होता था तो वो अब नहीं होगा। लेकिन इन सब के पीछे वो क्या कर रहा है?
1.75% का चार्ज लेगा वो आपसे। कितना लेगा? रेवेन्यू का 1.75%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। ये वो इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए दे रखी है। किसके लिए दे रखी है? तो ए ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। लाइए तो पहले ए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। टी वाई यू 4, टी वाई यू 4, ऑप्शन ए। सर्विस ओनली। बेनिफिट, बेनिफिट में सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। बोलते जाओ ना साथ के साथ। 100,000, सॉरी 100,000। आपको एफएम कैसा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एफआर से आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है एफएम? इंटरेस्टिंग है। एफआर इंटरेस्टिंग था। हाँ, नहीं नहीं, बोल बोल रहा था, क्या बोल रही? तब ये इजी है, उससे पर इंटरेस्टिंग लगता है। एफआर पढ़ने में मजा आती है मतलब। बाबू बनेगी। एफएम इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन की 5-5 तरीके होंगे करने के। आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा ये। एफआर काम नहीं आएगा। एफआर कब काम आएगा? जब बाबूगिरी करोगे। एफएम कब काम आएगा? जब बिजनेस मैनेज करोगे। सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये बेनिफिट है। दूसरा देखना, सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन। अब इंटरेस्ट की सेविंग कैसे बताता हूं आपको। पहले कितना इंटरेस्ट लगता था? 3.3 मिलियन के डेट से ना। हाँ भरो ना यार। तो 3, 1 2 3, 1 2 3, हाँ या ना? ये रिसीवेबल थे, क्या थे? 3.3 थे, सॉरी 3300, 1 2 3 इंटू 8%। हाँ भर दो। ये ब्याज लगता था, बोलो हाँ भाई। 3300, 1 2 3 इंटू 8। अब सुनो, ये थे 75 डेज। क्या थे? 75। आपको जब मैंने वर्किंग कैपिटल चैप्टर पढ़ाया था तो कहा था कि अगर आपका पीरियड रिसीवेबल का बढ़ता है या घटता है तो रिसीवेबल भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ या घट जाए। बताया था कि नहीं बताया था? जैसे आपका 3.3 मिलियन के रिसीवेबल हैं, कब? जब 75 दिन का पीरियड है। तो जब 45 दिन का पीरियड होगा तो उसी प्रोपोर्शन में रिसीवेबल भी कम हो जाएंगे। इसको निकालने का एक और तरीका है। साल भर की सेल कितनी है? साल भर की सेल कितनी है? 16 मिलियन। नींद में हो क्या? एनुअल सेल्स कितनी है? 16 मिलियन। तो आप एक काम करो, 16 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 45। divided by 55, 1972603.
16,000 into 45 divided by 365 or या 33 1 2 3 into 45 divided by 75। एक ही बात है ना, हाँ, एक ही बात है ना। तो बता दो भाई कितने आ गए। 90,72,600 अरे मैं ही निकाल देता हूं। 12,970 3300 या फिर एक काम करो 16 कर लो। 16,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 45 ये आ गया। इसको अप्रोक्स कर दूं क्या? रहने दो, बाद में कर लेंगे। अब ये जो भी आया उसका कितना करना पड़ेगा आपको? 8%। कितना? सो दिस इंटू, अच्छा एक और तरीका है इसका, बताओ क्या तरीका है। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं की जगह 3.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 8%, सीधा आपको सेविंग इन इंटरेस्ट आ जाएगा। ये जो मैंने इंटरेस्ट निकाला दिस माइनस दिस, ये जो 106,192 आ रहा है इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट डायरेक्टली भी निकल सकता है। बताओ कैसे। पहले 3.3 मिलियन कितने दिन तक फंसा रहता था? अब वो पैसा 3.3 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30 डेज, 30 दिन कम फंसा रहेगा। 30 दिन निकाल के देखो। और 2169 जो अमाउंट आया उसका 8%। हाँ 8% के बाद 2169 है, वापस बता, कुछ गलत कर दिया। हाँ 33 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 हाँ 33 नहीं, हाँ 3.3 3.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 ना, डिवाइडेड बाय 75 इंटू 30 उसका 8%। 105 आ गया 105 1,05,000 और ये कितना आ रहा है? 1,06,100 ये अप्रोक्सीमेशन के कारण, किसके कारण आ रहा है? मत घबराओ, क्योंकि अपन ने वहां 365 से बेस लिया है। वहां पे अपना 75.28 डेज आ रहे थे, अपन ने 75 लिए थे। यस सर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। अच्छा लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आप खुद सोचो ना, वो पैसा आपका कितने दिन कम फंसा है। अच्छा ये तरीका सबसे आसान है जो मैंने बताया, कौन सा वाला? 3.3 मिलियन पर 8% का ब्याज जाता था, लेकिन मैंने अगर ये ऑप्शन लिया तो अब मेरा जो रिसीवेबल है वो 3.3 मिलियन के रहेंगे ही नहीं। वो मेरे रिसीवेबल कितने के हो जाएंगे? 1972603 के हो जाएंगे। ये एक बार इसका लॉजिक फिर से समझा दीजिए। आपकी सेल कितनी है? 16 मिलियन 16 मिलियन की सेल है, जहां पहले 75 दिन तक पैसा फंसा रहता था, अब कितने दिन तक फंसा रहेगा? 45 मिलियन 16 मिलियन डिवाइड बाय 365 इंटू 45, रिसीवेबल बैलेंस आ गया ये। इसका इसके ऊपर 8% ब्याज लगेगा। ठीक अच्छा लगा ना? चलो जी, ये क्या है? सेविंग। हाँ ये भी बेनिफिट है। इंटरेस्ट सेविंग है ये benefit। एक बेनिफिट तो क्या था? एडमिन कॉस्ट बच रही थी,
100,000 दूसरा बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट बच रहा है, बच रहा है। और कुछ कॉस्ट भी तो लग रही थी भाई। हाँ वो 1.75 1.75% लेगा। वो किसका लेगा? रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का 16 मिलियन का देगा। कंट्रोल बी, बोल्ड कर दिया। सर्विस सर्विस चार्जेस कितना लेगा? 1.75 1.75% ऑफ 16 मिलियन 16,000। हाँ भर दो जी। तो अब आपका बेनिफिट का सम कर लिया आपने? हाँ जी। कितना बेनिफिट हो रहा है? 206,192। कॉस्ट कितनी है जी? 16123 इंटू 1.75%। पूरा लेगा। अब इसमें कोई वो मंथ मंथ मत लेना, डे तो मत ले लेना, ये तो पूरा ही ये तो पूरा 1.75% लेगा। कितना आ गया? 280। तो कॉस्ट कितनी है? 280। और बेनिफिट कितना है? तो भाई और ज्यादा है। इस क्वेश्चन को भी तीन चार चार तरह से तो आराम से कर सकते हो। पहला तरीका ये बताया मैंने आपको। दूसरा कॉस्ट सेविंग वाला। अच्छा, यहां पर ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है हम्म। ऑप्शन ए में, अगर जाना चाहो तो। अब हमको तो ऑप्शन सेलेक्ट करना ही करना है, चाहे ऑप्शन ए चाहे ऑप्शन बी। बताऊं क्यों? क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है, बिजनेस। तो देखते हैं ऑप्शन बी क्या है। ऑप्शन बी क्या है, पढ़ो। It is now considering a factoring agreement with a different vendor. अरेंजमेंट, तुम पढ़ते भी सही से नहीं। इट इज नाउ कंसिडरिंग अ फैक्टरिंग arrangement with a different factor. where 80% of the book value of invoice is paid immediately, लेकिन उसके लिए फाइनेंस 10% वो ब्याज लेगा आपसे। लेकिन फैक्टर आपसे 1% ही फीस ले रहा है। फीस कितनी ले रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव सेविंग आपको उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब वो 45 दिन बाद नहीं देगा। कितने दिन बाद देगा? थैंक यू। आ जाइए ऑप्शन बी देखते हैं। समझ में तो आ गया क्वेश्चन? सेविंग इन एडमिन कॉस्ट। नीचे लेते हैं यार, शांति से, बिल्कुल धीरे धीरे। स्पीड तेज तो नहीं है ना मेरी पढ़ाने की? सेविंग होगी? हाँ होगी। अब इंटरेस्ट पहले कितना लगता था? ये 264,000। अब मजेदार बात देखना, अभी भी 75 डेज ही रहेगा, लेकिन सुनना, सिर्फ और सिर्फ 20% पैसा ही रखा है। हाँ। बताओ 20% क्यों? क्योंकि तो वो ले मिला ना। 80% तो एडवांस आ गया, हाँ, तो उसके रिसीवेबल ब्लॉक कहाँ हुए? 20%। हाँ भर दो ना। Yes. तो अब आप क्या कहोगे?
3300 1 2 3 इंटू 80% अगर उसने आपको एडवांस दे दिया तो आपका पैसा कितना ब्लॉक रहा? 20% इंटू 20%, उसका आपको कितना लगेगा? 8%। हाँ भर दो। क्योंकि ये पैसा आपके पास कब आएगा? 75 दिन बाद। अब इसमें टाइम नहीं बदला, टाइम उतना के उतना ही रहा, इसलिए मैंने डेज में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ भरो तो आगे बढ़े। यस सर। तो ये कितना हो गया था अपना? 3300 1 2 3 इंटू 20 52,800। हाँ या ना? यस सर। तो अब आपकी बचत जबरदस्त हुई यार। कितनी सेविंग हुई इंटरेस्ट में? 2,11,200। हाँ या ना? टोटल सेविंग कितनी हो गई? 3 लाख 3 लाख। लेकिन कॉस्ट 1% तो वो किसके लेगा? 1% तो वो, 10%। अरे 1% तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेगा ना वो। हाँ जी वो तो है। 16,000 1 2 3 इंटू 1%। और अब इसके अलावा ये तो उसने आपसे सर्विस चार्ज लिया, क्या लिया? इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन एडवांस भी चार्ज करेगा। सर इसमें इंटरेस्ट 10% है 8 की जगह। अरे बेटा वो 8 ही है, वो तो 8 ही रहेगी ना। क्या है वो? एडवांस पे। जो एडवांस उसने आपको दिया है। हाँ। अभी मैंने पढ़ाने से पहले आपको समझाया था कि हमको जब देना पड़ेगा तो ज्यादा देना पड़ेगा, बचेगा तो कम बचेगा। 8% हमारे लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। क्या है? जो रिसीवेबल में पैसा ब्लॉक रहता था बेटा, ये 8% कोई तो निकाला अपन ने। ठीक है, कॉस्ट सेविंग है वो अपन को देना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? आ गया। अच्छा, अब वो आपको कितना पैसा एडवांस कर रहा है? 80%। किसका? 33 मिलियन। 3.3 मिलियन का। तो 3300 1 2 3 इंटू 80% इंटू 10%। ये हमेशा ही चलता रहेगा, ये साइकिल पूरे साल भर चलती रहेगी, है ना? हाँ या ना? यस सर। 10% की रेट है, और ये भाई एक बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तो साइकिल घूमती रहेगी। इंटू 10 3300 1 2 3 इंटू 80% इंटू 10%। कितना आ गया जी बताओ? तो कॉस्ट कितनी लग गई जी? ये कॉस्ट लग गई। कितनी लग गई कॉस्ट? 40। ये क्या था? बेनिफिट। नेट कॉस्ट अंडर ऑप्शन बी कितनी? 424 माइनस दिस
112800 वन ऑप्शन ए है और ये क्या है? नेट कॉस्ट अंडर ऑप्शन अंडर ऑप्शन ए ए। तो किस पे जाओगे? ऑप्शन ए पर, क्योंकि ऑप्शन ए सस्ता पड़ रहा है। बचत के लिए सस्ता और एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, 264 को इग्नोर ही कर दो ना। 264 के इंटरेस्ट को इग्नोर ही कर दो ना यार। बताओ क्यों? जब मैं डिसीजन ले रहा हूं ऑप्शन ए ऑप्शन बी, तो 264 तो ऊपर भी आ रहा है, ऑप्शन ए में भी आ रहा है और ऑप्शन, तो जब भी कोई ऐसा फिगर जो दोनों जगह कॉमन है तो वो इररिलेवेंट होता है। क्या होता है? है बट मेरे को ये थोड़ा तरीका समझाने का अच्छा लगा, इससे आपको बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए। अब आप भले वो हटा दो, क्या हटा दो? 264, आप दोनों तरफ से हटा दो तो भी आंसर वही आएगा। अब ये तो हमने किया, ठीक। अच्छा, नेट, भाई इसमें कॉस्ट लग रही है 73808, इसमें लग रही है, तो ऑप्शन बी में, ऑप्शन ए में चीपर। क्या हम इसका सॉल्यूशन चेक करके देखें कैसे करता है? कौन सा क्वेश्चन था? अरे देखो, हमारा भी 75,000 के लगभग ही आया था यार। हाँ या ना? घबराएं बिल्कुल नहीं, वो फिगर अप्रोक्स किए हैं उसने। अच्छा, बी ऑप्शन में देखो जरा यार, हमारा 112,800 आया है यार। कितना आया है? इसका भी उतना ही आया है। अच्छा, ये कैसे कर, अरे वाह, ये भी हमारे जैसे ही कर रहा है। देखो ना, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग और सेविंग, वही बेनिफिट और दोनों को ले लिया। 160 बेनिफिट सेविंग, सॉरी 160 कॉस्ट, 264 कॉस्ट। मैंने क्या कर दिया? मैंने 264 माइनस 211 कर दिया, बात एक ही है। हाँ या ना? और सेविंग 100 की आ गया। ऊपर देख लो, जो मैंने समझाया था वैसे ही करा उसने। 16 मिलियन डिवाइडेड बाय 365 इंटू 30, इंटू 30 कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये तीसरा तरीका, रिडक्शन इन रिसीवेबल, रिडक्शन इन, सीधे रिडक्शन ले ली, समझाया था ना मैंने, और उसकी सेविंग पकड़ ली कितनी? 105,205। आंसर में फर्क आएगा, हमारे 106 आया था, उसका कितना आएगा? ये लॉजिक समझ में आ गया? भाई 16 मिलियन की सेल साल की है, 75 दिन की जगह अब 45 दिन पहले पैसा दे रहा है, 45 दिन में दे रहा है, तो 30 दिन का पैसा बच रहा है ना आपका, तो वो आपका उसका इंटरेस्ट बचेगा, तो 30 दिन के रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। आई होप समझ गए। मैंने 3 तरह सिखाए, देर आर 3 डिफरेंट टेक्निक्स, आपको जो अच्छी लगे कर लो। अप्रोक्स इसने 105 कर दिया, अप्रोक्स। एडमिन कॉस्ट कितनी हो गई? 100,000। सर्विस चार्ज कितने हो गए? 280। ये लीजिए, मैं यूं भी कर सकता हूं, 16 मिलियन इंटू, इसमें ये लेने की जरूरत ही नहीं है, क्या चीज, ये लिया ही नहीं, सिर्फ क्या ले लिया? 16 मिलियन इंटू 30/365।
या 330 इंटू 30 अपॉन 75. ये 30 समझे आप? हाँ 30 days prior 70. बोल दो हाँ। Yes sir. तो मेरे दोस्तों, सेविंग इन इंटरेस्ट, सेविंग इन यस, नाउ डायरेक्ट कर दे। 16,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 8%। आ गया? आ गया? Yes sir. 1,05,205। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। ये डायरेक्ट करना सिखा दिया। इसमें से ये माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 74,000. हाँ या ना? Yes Yes sir. sir. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों में ही कॉस्ट लग रही है। क्या लग रही है? लेकिन आपको उस ऑप्शन पे जाना है जिसपे कॉस्ट कम है, और साथ में बाद में आंसर देना है कि इफ इट इज पॉसिबल हमें दोनों ही ऑप्शन नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ रही है। देखो भाई ने क्या लिखा। Eden will have to balance this cost against the security offered by improved cash flow and greater liquidity. 75,000 की जो कॉस्ट है उसको अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफर्ड, एक तो वो, हाँ या ना? लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए 75,000 रुपए का क्या होगा? कॉस्ट लगेगी। इधर क्या है? फर्म विल हैव टू बैलेंस दिस कॉस्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय इंप्रूव कैश फ्लो एंड ग्रेटर लिक्विडिटी। इधर ज्यादा लग रही है कॉस्ट, तो हम तो कहेंगे भैया ऑप्शन ए ज्यादा बेटर है। ठीक। सो अब आपको बताएं, TYU 5, 6 आज नहीं करेंगे, आज क्लास से ही ओवर करेंगे। कल इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।